हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की पहली न्यूज़ है दैट इज ऑन दी वेरी मच फ्रंट पेज के ऊपर आपकी जो न्यूज़ आई है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने पार्लियामेंट के ऑनगोइंग सेशन के अंदर ऑफिशियल सुओ मोटो एक्शन लेते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसके अंदर वो डिसिफर करना चाह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो अब बहुत ही सही जगह पर आ गए हैं। दे आर ऑन अ राइट ट्रैक। बहुत जगह से जहां पर प्रॉब्लम्स चल रही थी 2020 से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से डी एस्केलेशन स्टार्ट हुई है। ये चीज़ हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, जहां हमने कहा था कि जो फाइनल डी एस्केलेशन है आपकी दाप्सांग और आपके जो दैट इज डामचौक और जो दाप्सांग प्लेन्स हैं, वहां पर जो डी एस्केलेशन हुई है, जो लास्ट रिफ्ट पॉइंट रह गया था दोनों देशों के बीच में, वो भी होकर हटा है। नाउ देयर इज ओनली इशू कि वहां से कितना ज्यादा पीछे जो है पेट्रोलिंग वगैरह कम होती है। ठीक है, यही ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके अगेन जीएस पेपर 2 से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं, जहां पर आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सरकार ने की तरफ से आप इसको मान सकते हैं कि जो पार्लियामेंट के टेबल के अंदर लेके गई है कि ये चीज हो रही है देश के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके अजीत डोभाल और वांग यी ये दोनों की स्पेशल मीटिंग्स के बाद दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो काफ़ी हद तक अब नॉर्मलाइज हो चुके हैं। जितनी भी टेंशन्स थी, एस्केलेशंस थी, नाउ दे आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स अ नॉर्मल सिनेरियो। ऑलराइट, यही सब इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है। नाउ उसके बाद जो हमारी आज की न्यूज़ आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। यहाँ से साउथ कोरिया के अंदर जो है मार्शियल लॉ लगा दिया गया है। उनके प्रेसिडेंट कल ऑफिशियली स्टेटमेंट देने आए कि आपकी साउथ कोरिया के अंदर जो है वो मार्शियल लॉ लगाया जा रहा है। रीजन बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड सेकेंडली जो अपोजिशन है वो इस लीग के अंदर कुछ ज़्यादा ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब हमें अपने पेपर के लिए क्या जानना है कि मार्शियल लॉ किस सिचुएशन को कहा जाता है। देखिए, जब आपके देश के अंदर ऑफिशियली आर्मी जो है वो टेक ओवर कर लेती है, तब उस चीज को मार्शियल लॉ कहेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं समझने वाली, वो ये कि अगर आर्मी खुद से ये चीज कर लेती है, खुद से आपके जो लेजिटिमेट ऑनर्स हैं या जो आपकी सरकार चला रहे हैं, जो आपका लेजिस्लेटिव है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, उनको हटा के अगर आर्मी खुद से टेक ओवर करती है, दैट विल बी नोन एज मिलिट्री कूप। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी सिविल अथॉरिटी मिलिट्री को ये पावर दे कि आप अपने हाथ में ले लें चीजें और अपने हिसाब से चीजें सॉर्ट आउट करें, दैट विल बी नोन एज मार्शियल लॉ। ठीक है, तो मिलिट्री कूप अलग चीज है, मार्शियल लॉ इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ऑलराइट, और इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 34 जो आपका है वो प्रिसाइसली इस बारे में बात करता है कि अगर जब भी आपकी सिचुएशन ऐसी फील होती है तो मार्शल लॉ देश के अंदर लगाया जाता है, और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उनको इंडेमनीफाई कर सकती है, मतलब माफ कर सकती है उनके एक्शंस को, अगर उस दौरान कोई भी सिविल लिबर्टीज लोगों की हार्नेस की जाती है तो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है दैट इंडिया के अंदर यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं दीज आर रिलेटेड टू साउथ कोरिया। ठीक है, केस स्टडी के रूप में आप इसको डेफिनेटली यूज कर पाएंगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर, राइट। ठीक है, जहां पर आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट किया गया है सिविल अथॉरिटी, बिकॉज जो आप यहाँ पे देखिए केस स्टडी के अंदर ये भी चीज आ रही है कि जो पार्लियामेंट के एमपीज हैं उन्होंने एकदम से एक्शन लेना चाहा कि हम इसके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, बट दे टर्न्ड ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल। वहां पर भी उन्होंने बिल्डिंग को लॉकअप डाउन कर दिया ताकि वो चीज पास ना हो सके। समझ पा रहे हैं आप ये चीज? तो जब आपकी सिविल अथॉरिटी जो है आर्मी को पावर दे देती है कि यू टेक ओवर द नेशन, दैट विल बी नोन एज मार्शियल लॉ, वेयर एज इफ मिलिट्री सुओ मोटो खुद से जाके आपकी सिविल अथॉरिटी को हटा के देश को लेती है, जैसे म्यांमार में हमने अभी 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि म्यांमार के अंदर जो है बैक इन 2022 के आसपास जो है वहाँ की आंग सान सू की को हटा दिया गया था मिलिट्री के द्वारा। ऑलराइट, वो चीज़ जब हो रही है दैट विल बी नोन एज योर मिलिट्री कूप। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यू कैन रिलेट इट विद जीएस पेपर 2, अगेन आईआर का भी क्वेश्चन है और ये आपकी गवर्नेंस से रिलेटेड भी पोर्शन कवर कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज के पेपर की जो हमारी अगली न्यूज ऑफ डिस्कशन है दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 3, जहां पर आपके सामने इस जगह से एक इंपॉर्टेंट इमेज सामने आई है आज के पेपर में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
गोंड ट्राइब के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए दिस इज फ्रॉम गोंड ट्राइब, ऑलराइट। यहाँ पर ये चीज जो है, एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर फेमस गुसाडी डांस। तो देखो आपको पता है कि यूपीएससी जो ट्राइब वगैरह है, डांस फॉर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछता है, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आपको गोंड ट्राइब इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है, भील ट्राइब के बाद पूरे भारत में जो हाईएस्ट पॉपुलस आपकी जो ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब, वो गोंड ट्राइब ही है। अगर बात करें कि इनकी ये कहाँ कहाँ तक है, तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका के अंदर है, ठीक है जी। इधर से आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ऑलराइट, ओडिशा हो गया फॉर दैट मैटर, देन योर छत्तीसगढ़, उसके बाद ऊपर यूपी में, एमपी में। तो ये जो आपका पूरा एरिया है, राइट, इस एरिया के अंदर आपका गोंड ट्राइब जो है वो जो है स्कैटर्ड है, ऑलराइट। क्लियर हो रही है बात। तो आपको एक्सटेंट पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो लास्ट रिकॉर्ड की गई थी दैट वाज इन एमपी। 3 मेजर जो इनकी ट्राइब के आगे ग्रुपिंग्स हैं, जैसे राजगोंड हो गए, मेधई हो गए, वो सारे जो हैं आपके छत्तीसगढ़ में, उनमें से 3 मेजर पाए जाते हैं। ये जो पर्टिकुलरली इवेंट हो रहा है, जो आ रहा है, दैट इज प्रजापालन विजयोत्सव, जो कांग्रेस की वहां पर एक गवर्नमेंट बनी है, दैट इज उसे 1 साल पूरा हो गया, उसको मेमोरेट करने के लिए एक उत्सव चल रहा है, जिसके अंदर आपके गोंड ट्राइब अपना फेमस गुसाडी डांस परफॉर्म कर रहे हैं। तो देयर आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, ट्राइब के बारे में आ जाएगा, डांस के बारे में आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये इमेज ही डिपिक्ट कर रही है दैट दे, उनका जो एनॉर्मस जो उनकी आउटफिट होता है वो कुछ ऐसे ही होता है, दैट दे आर लाइक एनिमल की तरह। ये देखिए फेस पर इन्होंने लगा रखा है, यही स्पेशलिटी है इनकी, जिसमें ये अपना जो है फेमस तरीके से, हर एक ट्राइब का अपना पर्टिकुलर डांस है। तो आपको याद रखना है जो गुसाडी डांस है दैट इज रिलेटेड टू गोंड ट्राइब, और उसका एक्सटेंट कहाँ पर है भारत में। क्लियर हो गया। यहाँ से देखिए इमेजेस जो आती हैं ये पेपर में इसी तरीके से नहीं आ गई है, वो कुछ भी नहीं डाल के दे रहे हैं, दैट विल बी कंसिडरिंग सम इम्पैक्टफुल चीज आपके लिए सामने जरूर आएगी, बस उससे आपको ध्यान से समझना है, देखना है, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम चले तो नेक्स्ट जो न्यूज हमारे निकल कर आ रही है वो यहाँ से आ रही है। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और नए जस्टिस लगे हैं, दैट इज मनमोहन जी, ठीक है। आपके नए सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज दिस न्यूज, दैट इज जस्टिस मनमोहन अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो अब देखो जब ये चीज न्यूज में आ गई है तो आपको यहां से 2-3 चीजें स्पेसिफिकली याद रखनी है। वो क्या क्या है, देखिए मैंने आपको बार बार, हमने अपनी वीडियोस में यही चीज डिस्कस की है कि हमें अपने करंट और स्टैटिक दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है, उसके बाद ही हमारा जो पोर्शन है वो तैयार होता है, ऑलराइट। तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं कि जस्टिस मनमोहन जो हैं वो नए सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है। तो टोटल जो आपकी सैंक्शन है कि कितने जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसे सैंक्शन करने की अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, ऑलराइट। और ये टोटल है कितनी, 34। इट इज 1 + 33, एक कौन आपका CGI, और बाकी 33 आपके टोटल जजेस हो सकते हैं। एट प्रेजेंट इसमें कितने हैं, 1 + 32, मतलब टोटल जो नंबर है आपका दैट इज 33, 1 शॉर्ट फ्रॉम दी सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, ठीक है। ये जो वैकेंसी आई है ये हीमा कोहली और जो आपके DY चंद्रचूड़ जो आपके पिछले CGI हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद 2 वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं, जिसमें से एक फिलअप हो चुकी है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ जस्टिस मनमोहन। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की। तो देखिए आपका आर्टिकल 124 जो है क्लोज 2, वहां पर ये चीज है कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये चीज इंश्योर कर दे कि कैसे जो है इट इज जो रिटर्न है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ जो है कनकर करके या फिर उसके साथ कंसल्ट करके आपका क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है। आफ्टर दैट यहाँ पर काफी कंट्रोवर्शियल रहता है जुडिशरी का पोर्शन, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जजेस केसेस होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, और वहां पर उस कंकरेंस को, उस कंसल्टेशन को किसके साथ बदल दिया गया था, कंकरेंस की आपको पूछना ही पूछना है, ठीक है। पहले इसके अंदर CGI थे, फिर इसके अंदर जजेस ऐड हुए, और अब एट लास्ट जो आपका फाइनल स्टेटस है वो ये है कि जब आप कोई भी नया सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहे हैं तो जो प्रेसिडेंट है, लगाने की अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उन्हें पहले पूछना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा, बाध्य है वो किस चीज के लिए, CGI और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस,
ये होंगे आपके कोलिजियम में, दैट इज द कोलिजियम सिस्टम, जिसमें आपके हाई कोर्ट के जजेस और जो आपके हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर है वो सब कुछ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो प्रेसिडेंट है ही इज द फाइनल अथॉरिटी जो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो लगा कब रहे हैं, जब आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कोलिजियम के द्वारा रेफर कर दी गई है, और यहाँ पे जो मेजोरिटी है दैट शुड बी 3:2। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से अपनी जुडिशरी को फिर से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, कौन सी इनके पास रिट जुरिस्डिक्शन क्या है, एब्सोल्यूट पावर्स कौन सी हैं। ऑलराइट, सारा जो आपका जुडिशरी का पोर्शन है उसमें से एटलीस्ट अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, कौन ओथ दिलाता है, ये सब कुछ आपको आज अपने स्टैटिक पोर्शन से रिवाइज कर लेना है, बिकॉज चीज न्यूज में आ गई है एंड इट विल फ्रेम द क्वेश्चन फॉर श्योर। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो कंसेप्ट होता है कि आपको जो है अपने डॉट्स को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट सेग्रीगेट योर स्टैटिक पोर्शन की एक बार पॉलिटी पढ़ के और साइड में रख दी, उसके बाद उसे छेड़ा ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे चीजें न्यूज में आ रही हैं यू विल हैव, अगर पहले पेज पे मार्शियल लॉ आ रहा है तो आपके मन में सीधा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर उस देश में लग रहा है मार्शियल लॉ तो मेरी कंट्री के अंदर कैसे लग सकता है। ऑलराइट, लेकिन इंडिया के अंदर याद रखिएगा प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं है कि कौन लगाएगा कैसे लगाएगा, बड़ा ही वेग तरीके से उसको दिया गया है, सिर्फ आर्टिकल 34 के अंदर उसे मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, टर्मिनेशन कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम दिस पेज। नेक्स्ट हेडिंग ओवर नाउ, जो हमारी अगली न्यूज निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। यहाँ पर चलते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर दोनों ही आर्टिकल्स आज फिर से इंपॉर्टेंट आए हैं। देखिए, आपका जो पहला आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसे हम बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने बताया था कि जो जिस भी जगह पर, देखिए जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जब इशू आया तो उसके अंदर आपकी जो वर्शिप थी वो वहां पर ये एक्ट निकाला गया था दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके अंदर क्या कहना क्या चाह रही थी सरकार, ये समझ लेते हैं। वो जो उस टाइम पर देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं। सी, कंट्रोवर्सी समझते हैं, फिर उसके बाद इस एक्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। अभी जो एक्ट, जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो संभल मोस्क से रिलेटेड चल रही है। हमें पता है यूपी के अंदर ये माना जा रहा है कि वहां पर पहले हरिहर मोस्क था, ठीक है, सॉरी हरिहर टेम्पल था, और वो जो है उसको तोड़ के बाबर ने यहाँ पर क्या बनवाया है, संभल मोस्क बनवाया है। अब ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर फिर से हरिहर टेम्पल ही बनना चाहिए। नाउ व्हाट इज द इशू, यहाँ पर बीच में जो इशू क्रिएट कर रहा है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बाबरी मस्जिद का जब केस आया अयोध्या में 1992 में, तो उस टाइम पे जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट निकाला था दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके अंदर ये प्रिसाइजली मेंशन कर दिया गया था कि रेट्रोस्पेक्टिवली 15 अगस्त 1947 को भारत के अंदर जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप जिस भी डिनोमिनेशन के अंदर है, जिस भी देवी देवता की पूजा वहां हो रही है, जिस पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट से वो बिलोंग करता है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ना ही वो पूरा खुद, ना ही उसका कोई हिस्सा कभी भी बदला जाएगा। उसको किसी और धर्म के अंदर या उसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर किसी और चीज की पूजा पाठ के लिए यूज नहीं किया जाएगा। दैट विल स्टे इन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, जैसा वो है एज इट इज वो रहेगा। ठीक है, ये आपके एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया था सेक्शन 3 के अंदर कि उसका ऑर्डर जो है या उसका नेचर चेंज नहीं किया जाएगा। नाउ इशू कहां आ रहा है कि इसी पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड जो है आपके कोर्ट के अंदर ये चैलेंज किया गया है, जहां पर उनका मानना ये है दैट क्योंकि इंडिया के अंदर एंशिएंट टाइम से हिंदुज्म को प्रमोट किया गया था, एंशिएंट टाइम से हिंदुज्म को बिलीव किया गया था, दैट इज हिंदुज्म वाज द ओनली रिलीजन एग्जिस्टिंग इन इंडिया। जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर जबरदस्ती मंदिर तोड़े और फिर जो है मोस्क बनवाए हैं। तो अब हम क्लेम करना चाहते हैं कि जो हमारे मंदिर थे वो एज इट इज रीइंस्टेट हो, इसीलिए इस जो पर्टिकुलर एक्ट है इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं, दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो इसे डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट।
नाउ इस एक्ट के फेवर में जो चीजें जा रही हैं वो है द सेक्युलर मॉडल ऑफ इंडिया, जहां पर ये बात कही गई है दैट बिकॉज इंडिया इज सेक्युलर, तो यहाँ पर हर धर्म का इक्वलेंट मान रहे हैं। पहले जो हो चुका लेट हिस्ट्री बी इन हिस्ट्री, वहां पर उसे वहीं रहने दीजिए, वो जो चीज हो चुकी है अब उसे नहीं बदलना है। अब उन्होंने जो किया आप आज के टाइम पे वो मत कीजिए, आज के टाइम पे आप हिंदू मुसलमान सभी धर्मों को एक समान मान रहे हैं, तो आज आप उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। ऑलराइट, ये इसके फेवर में बातें की जा रही हैं एंड दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। आज के पेपर में जो ये चीज आई है ये फिर से उसी चीज का रिपीटेशन है कि आपकी सरकार ने बोला था कि देयर इज नो नीड टू, दैट इज इस चीज के ऊपर बार बार डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर है जी। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और आर्टिकल जो आज आया है दैट इज कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू दी पार्डनिंग पावर्स। अब ये चीज न्यूज में क्यों आई है, कल के पेपर में भी था, आज फिर से आया है। जो बाइडन ने अपने बेटे को पार्डन कर दिया है ऑफिशियली, मतलब उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स को यूज करते हुए पार्डन किया है अपने बेटे को, जिनके ऊपर जो है इलीगल गन स्मगलिंग और जो है टैक्स इवेजन की चार्जेस लगे हुए थे। नाउ इस चीज से जो है काफी चीजें क्लियर हो रही हैं कि यूएस के पास भी है। अगर इसका चलन देखा जाए तो ये पहले के टाइम पे जो ब्रिटिश मोनार्की है उनके पास ये अथॉरिटी होती थी कि राजा के पास अथॉरिटी है कि देश में जो भी लॉ है, कानून है, उससे ऊपर राजा बैठा है। अगर उसे लग रहा है दैट डीम टू फिट है कि अगले बंदे को माफ कर देना चाहिए तो वो कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो यही चीज आगे सभी कॉन्स्टिट्यूशंस ने अपनाई और उसमें से ही एक है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये केस क्या है या कैसे इसकी एज सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट वही फिर से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का सिस्टम क्या कहता है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है योर आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं पावर्स। जो 72 है, जो आपका आर्टिकल 72 है वो प्रेसिडेंट को पावर्स देता है और जो 161 है वो गवर्नर को पावर देता है कि आप अगर आपको लग रहा है कि किसी को माफ कर देना है, रिमाइज करना है, तो बेसिस ऑन दी ऑर्डर ऑफ द डिग्री कि किस तरीके से आपको लग रहा है बंदे को पूरा पार्डन ऑफ कर देना, मतलब उसके चार्जेस से, उसकी सजा से, उसके ऊपर चल रही किसी भी इंफॉर्मेशन से उसको रिलीव कर देना, कंप्लीटली ले ऑफ कर देना। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे आपके पास जो है कम्यूटेशन है जिसमें आप कम कर देते हो, रेमिशन है, रिस्पाइट है, किसी एक कारणवश आप उसकी सजा को रोक देते हैं, रिप्राइव है। तो ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑलराइट, जैसे कि अगर इनको डिफरेंशिएट करें तो आपका जो प्रेसिडेंट है उसके पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की भी पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस दे दी है तो वो भी आपकी चैलेंज की जा सकती हैं एंड उसके अंदर आपकी जो प्रेसिडेंट है वो आपको पार्डन कर सकता है। क्लियर हो गया। लेकिन याद रखिएगा गवर्नर के पास आपकी डेथ सेंटेंस को माफ करने की पावर नहीं है, वो उसे प्रेसिडेंट से ही लेनी पड़ेगी। क्लियर है। तो आपके इस आर्टिकल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो ये दोनों आर्टिकल्स अगेन स्टैटिक पोर्शन से ये पूरा का पूरा टॉपिक दैट इज पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आपके लिए आज की न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है जी बात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, हमारे पास एक आर्टिकल और है बीच में दैट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ डे। देखिए यहाँ पर ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा, देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपके पास आज बहुत ही अच्छे फैक्ट्स फिगर्स निकल के आ रहे हैं जो आपको प्रिसाइजली अपने नोट्स में एंटर कर लेने हैं, बिकॉज ये चीज़ें बहुत रेयरली न्यूज़ में आती हैं। बिकॉज टुडे इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, सभी लोगों को एक साथ लेके आज की जो दैट इज December 24 इज़ योर डे। तो इस चीज़ से रिलेटेड पूरा का पूरा जो डाटा आया है दैट इज सी हेयर, जो पहला ही आपका पैराग्राफ है, डिस्पाइट पोजेसिंग ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, इंडिया जो है अकाउंट करता है 7 to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्ड स्पीसीज, जिसमें से 45,000 स्पीशीज हमारे प्लांट के हैं, 90,000 के आसपास हमारे एनिमल्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फिगर आपके लिए इस बॉक्स से। उसके बाद इंडिया के पास देखिए 10 बायोग्राफिक जोन्स हैं और 8.58 मैमल स्पीशीज के लिए डॉक्यूमेंटेड किया गया है। देन उसके पास यहाँ पर आपके हॉटस्पॉट्स की डिस्कशन हुई है, हिमालय, इंडो बर्मा, श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है। देखिए अगर आप इंडिया का मैप बनाने जाएंगे इस तरीके से तो आपको पता है कि जो आपका ये है, इधर जो वेस्टर्न
वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, देन ये जो श्रीलंका वाला, इंडो श्रीलंका पूरा म्यांमार वाला एरिया है, बर्मा श्रीलंका, इट इज इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। एंड देन नीचे अंडमान निकोबार, ये सारे आपके वेस्टर्न हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। वो जगह होती है, देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, एक ऐसी जगह जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा है, और उस पर्टिकुलर डाइवर्सिटी को लॉस बहुत ज़्यादा होने की आशंका रखी जाती है। ऐसी जगह को बोल देते हैं कि ये बहुत ही हॉटस्पॉट जगह है, इसको बचा के रखना है, इसको कंजर्व करना है, ठीक है। तो आपके भारत के अंदर ऐसी 4 जगहें हैं, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट्स है, सुंडालैंड है, जिसके अंदर इंडिया की लोकेशंस आती हैं। ऑलराइट, एक चीज हो गई है। देन उसके बाद आपके पास देखिए मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के बाद 65% जो है 35 से नीचे है, लेकिन एक ट्रेजरी चल रही है हमारे यहाँ, लैंड, फूड, हर चीज़ को लेके हमारे यहाँ शॉर्टेज चल रही है। हमारी डिपेंडेंस जो है वो बायोडाइवर्सिटी यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। वो सारे फिगर्स आपके लिए दी हुई हैं। आई एम अगेन सेइंग टू यू कि ये जो आर्टिकल है ये आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद जो फिगर्स इसके अंदर प्रिसाइजली मेंशन्ड है वो आपको अपने नोट्स में आज ज़रूर लिख लेनी है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट की इंपॉर्टेंट फिगर्स, जिसमें से एक आपको ये क्लियर दे दिया गया है कि देयर आर 73 क्रिटिकल जो है आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं एज पर IUCN इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें ये भी मेंशन्ड है कि 2011 तक 47 थी, नाउ द नंबर हैज़ रीच टू 73। हो सकता है कि डाटा सैम्पलिंग टेक्निक्स बदल गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं उसकी वजह से, लेकिन ये भी एक कारण है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, आपके डोमेस्टिक एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपका हैबिटेट लॉस हो रहा है, इस वजह से भी जो डाइवर्सिटी की पॉपुलेशन है वो कम होते दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर से जो ये नेम स्पेसिफिकली दिए गए हैं, जैसे कश्मीरी स्टैग, हंगुल, मालाबार लार्ज, अंडवन श्रू, जेंकिन श्रू, ये जितने भी नेम्स आज के पेपर में दिए गए हैं इन्हें आप अपने पास होलिस्टिकली लिख लें, प्रिसाइजली लिख लें और इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है आज के पेपर का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर GS पेपर 3, बिकॉज इन्होंने एनिमल के अंदर और जो बर्ड्स हैं उस कैटेगरी के अंदर आपको स्पेसिफिकली लिख के दिया है कि कौन सी स्पीशीज आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कितने एंडेंजर्ड हैं, ये सब आपके लिए आज आपके न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। ऑलराइट, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए हमारा जो अगला आर्टिकल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर वी हैव दिस पेज। कल हमने शायद हिडंको के बारे में पढ़ा था, जो नोबेल पीस जिन्हें मिल रहा है, एंड दे वर सर्वाइवर्स ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी, और वहाँ मैंने आपके साथ मेंशन किया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आपको याद रखना है December 2 एंड December 3 की रात थी, यानी कि 2 तारीख की रात को ये इंसिडेंट हुआ था। सो 2 इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट डेट जिस दिन ये ट्रेजेडी मानी जाती है, December 2 की रात और 3 की सुबह, ठीक है। हुआ क्या था इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर, जो वन ऑफ द मेजर डिजास्टर बताया जाता है। तो जब आपको नहीं पता है तो आज का ये आर्टिकल आपको प्रिसाइजली उस पूरी कहानी के बारे में, स्टोरी लाइन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपको स्टोरी लाइन दी गई है जहां पर ये बताया गया है कि जो आपकी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी, ठीक है, उन्होंने भोपाल के अंदर 1960 के अंदर प्लांट लगाया। ये जो पर्टिकुलरली कंपनी थी, ये एक फर्टिलाइजर बनाती थी, इंसेक्टिसाइड, दैट इज कार्बोराइल, ठीक है, जिसके अंदर वो स्पेसिफिकली यूज करते थे मिथाइल आइसोसाइनेट एंड 1-नेप्थोल। ऑलराइट, तो ये जो गैस का नाम है ये आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, बिकॉज ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि अगर इस पर्टिकुलर जो आपकी ये गैस है, अगर इसकी पानी के साथ रिएक्शन हो जाए तो ये इतना ज़्यादा हो जाती थी, लीथल बन जाती थी, बॉइलिंग। ये गैस एज सच आपको दिखाई नहीं देगी, बट इरिटेशन कर देगी आइज के अंदर, और जब आप ये के सिस्टम के अंदर एंटर करेगी तो वहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। जो डाटास दिए गए हैं, जैसे इस तरफ देखिए कैजुअलिटी टोल जो फिगर्स दिया गया है, ऑफिशियल टोल के हिसाब से देयर वर 3787 डेथ्स, ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस, NGO वगैरह वर्क कर रहे हैं, दे आर क्लेमिंग दैट नियरली 25,000 पीपल डाइड एंड ओवर अ लाख पीपल ऑफ पॉपुलेशन वर हैम्पर्ड फ्रॉम दिस, बिकॉज उनको जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिली हैं।
ऑलराइट, तो जो आपका टोल है, जो नंबर है, वो बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ गैस इंपॉर्टेंट हो गई, इवेंट इंपॉर्टेंट हो गया। हुआ क्या है कि आपके मिथाइल आइसोसाइनेट के टैंक के अंदर जो है स्पेसिफिकली वाटर जाता है एंड देयर इज वहाँ पर वो बॉयल होना शुरू हो जाती है। अब उस चीज़ को रोकने का या उस चीज़ से बचने का कोई भी एज सच प्रोविजंस आपकी फैक्ट्री के अंदर नहीं थे, ना ही जो लेबर लगी थी देवर प्रॉपरली ट्रेंड, ना ही उनको कोई गैस मार्क्स या कुछ भी ऐसे प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर नहीं दिया गया था। ऑलराइट, तो जब वो रिलीज होती है गैस, उसके बाद उसके वेपर्स जो हैं वो पूरी सिटी के अंदर जो है आपके क्या होते हैं, वेपर्स जो हैं वो ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा जो दिक्कत है वो क्रिएट हो जाती है और लोग उससे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अंदर ये भी मेंशन है कि जो वहाँ के चेयरमैन थे दैट इज़ वॉरेन एंडरसन, वो यहाँ से बड़ी ही जल्दी निकल गए थे बिकॉज उनके हिसाब से यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो सही तरीके से चीज़ें नहीं की थी, और उधर इंडिया ने ये क्लेम किया था कि जो प्लांट ओनर हैं उनकी कमी के कारण ये हादसा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये हुई थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन कोई भी एग्जैक्ट कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया। ये जो इंसान है ये डेथ ही हो गई इनकी यूएस के अंदर, बट ही नेवर केम बैक टू इंडिया जहां इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए या इनको पनिशमेंट दी जा सके या कुछ भी। ऑलराइट, ही डाइड एट द एज ऑफ 92 इन 2014, बट ही जस्ट गॉट रिड ऑफ दी दैट पर्टिकुलर इवेंट जो इनकी फैक्ट्री के अंदर हुआ है, जो इसके लिए इनको रिस्पॉन्सिबल माना गया था। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर जो सेकेंड हाफ है वहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट इज हैवी मेटल्स की पॉल्यूशन, क्या क्या चीज़ें क्या क्या इम्पैक्ट कर सकती है वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये भी आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, लेड है, मरकरी है, निकल है, ये सभी हैवी मेटल्स जो है 5 टाइम्स ज़्यादा थिकर हैं, इसीलिए इनकी डेंसिटी जो है ज़्यादा है क्योंकि वाटर से, इसीलिए इनके जो इफेक्ट्स रहते हैं जब ये बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये अलग अलग तरीके से बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली जो मेंशन है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च की रिसर्च ऑफ कैंसर की जो रिपोर्ट मेंशन की गई है, सी हेयर इन दिस पैराग्राफ, जहाँ पर कहा गया है कि अगर आर्सेनिक हो जाए तो आपकी जो है कैंसर यूरिनरी ब्लैडर में होगा। ऑलराइट, हेक्सावेलेंट क्रोमियम हो तो कैंसर जो है वो लंग्स में हो सकता है, निकल की वजह से भी लंग्स, नोज, नेजल ये सब आपके जो है इम्पैक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे याद रखना कि इतना डिटेल में आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें फॉर श्योर, लेकिन यहाँ से आपको एक बार पढ़ के आइडिया ज़रूर लग जाएगा। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात की गई है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिससे रिलेटेड हमारी एक पर्टिकुलर कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पर जो केटर करती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को, वो आपको आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ डेली, इफ़ यू आर गेटिंग अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम आवर साइड, तो वी ऑल्सो जस्ट कंसिडर आउट कि आप कमेंट सेक्शन में आके इन चीज़ों के बारे में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो पीओपी से रिलेटेड दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटी है वो आज आपको अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बतानी है, और इस आर्टिकल की मदद से आप पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया जी। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज फ्रॉम योर दिस पर्टिकुलर, दिस इज लास्ट न्यूज़ फॉर द डे। आज के पेपर की जो हमारी आखिरी न्यूज़ आ रही है वो आपकी यहाँ से आ रही है, सी हेयर, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड नए यूएन फिगर्स रिवील हुए हैं। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये देखिए कोप 16 स्टार्ट हो चुकी है यूएनसीसीडी की, राइट। अभी हमने देखा न्यूज़ में कोप 29 था जिसके अंदर आपकी क्लाइमेट चेंज, UNFCCC वॉज इन न्यूज़। नाउ रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर आपकी कोप 16 स्टार्ट हो चुकी है ऑफ UNCCD। अगर आपको याद नहीं है तो अपने एनवायरनमेंट की GS पोर्शन से ये चीज़ फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि रियो अर्थ समिट विच हेल्ड इन 1992, वहाँ से आपकी 3 बाइंडिंग कन्वेंशन सामने आई थी। एक UNFCCC, वन वॉज दिस UN कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, और एक थी आपकी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी। तो उनमें से जो तीसरी है दैट इज CCD, जिसके अंदर हम पूरे दुनिया के अंदर डेजर्टिफिकेशन को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। देखिए ये फिगर सामने आया है दैट अप टू 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज डिग्रेडेड बाय ड्रॉट्स एंड आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट, और जो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी है वो 29% है, ठीक
ठीक है। जो आपका 2000 से लेके अब तक का डाटा है वो 29% तक इंक्रीज हो चुका है। ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डेजर्टिफाइड होती जा रही है लैंड ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड सो मेनी रीजन, क्योंकि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, आप जो है केमिकल्स को यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से सॉइल सैलिनिटी बढ़ रही है, जो इंडिया के अंदर भी देखा गया है। जो एग्रीकल्चर दैट इज़ योर ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली देखा गया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से इस आर्टिकल से आपको जो है काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगेंगी, बट ये आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बिकॉज कोप 16 के अंदर क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं, वो हमारे लिए फॉर श्योर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, सो दीज ऑल आर्टिकल्स इन टुडेज न्यूज़पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने स्टैटिक और करंट पोर्शन को बहुत अच्छे से कोरिलेट कीजिए। अपने करंट को जो है वो स्टैटिक अपने पोर्शन में ही लिखने की कोशिश करो, वहीं पर नोट्स बनाइए, वहीं पर नोट्स में ऐड कीजिए डाटा को। स्पेसिफिकली जो आज बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डाटा आया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी जो न्यूज़ आपके लिए आई हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, योर मार्शियल लॉ वाली चीज़ हो गई, या फिर आप कह सकते हैं पार्डनिंग पावर, ये सारी चीज़ें, ये न्यूज़ आपको इनेबल कर रही हैं कि आप अपने स्टैटिक पोर्शन को जुडिशरी के या पॉलिटी के एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लीजिए। क्लियर है जी? तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। कल फिर से आएंगे एक न्यूज़पेपर, कल के न्यूज़पेपर की डिस्कशन के लिए, लेकिन आज आप सभी को अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये ज़रूर बताना है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कौन सी ट्रीटी है। ऑल राइट, विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू।